मुझे मारा गया, मेरी पत्नी को गाली दिया गया, तो हमको घसीटते हुए गाड़ी के अंदर लाया गया और थप्पड़ में मारा गया। सलोन टोटली में रात में लाइट बंद किया, ऊपर में रजाई डाली और कम से कम 3-4-5 लोग हमको लात तो। दोस्तों, हालात वाकई चिंताजनक नजर आ रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई सवाल खड़े करती है। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ सत्ता के इशारों पर हो रहा है, और अगर हाँ तो आखिर क्यों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी के अंदर बजरंग दल से जुड़े कुछ नेता जो अक्सर सड़कों पर हंगामा करते दिखते हैं, उनमें से एक गुट को हाल ही में पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप है कि थाने में ले जाकर लाइट बंद की गई और फिर उनकी कथित तौर पर पिटाई की गई। जी हाँ, ये कोई छोटी खबर नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है कि ये घटना कहाँ की है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। साथ ही महिलाओं को लेकर सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी चर्चा का विषय है। वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चित्रा त्रिपाठी जो खुद एक महिला हैं और एक जानी मानी पत्रकार भी, पहले नीतीश कुमार के एक कदम का समर्थन करती नजर आई थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये एक साहसिक फैसला है, लेकिन अब उनके हाशिए बयान को लेकर बहस छिड़ गई है कि आखिर वो इस बार क्या कहना चाह रही हैं। इसी बीच एक और खबर सामने आती है, एक दरगाह को तोड़े जाने की घटना, जिस पर कुछ लोग खुशी जाहिर करते दिखे। वहीं दूसरी ओर इन सब के बीच हिंदू महिला मोर्चा नाम से एक नया संगठन सामने आता है। सवाल उठता है कि ये संगठन कौन चला रहा है और इसका मकसद क्या है। इसके अलावा एसआईआर को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इसने योगी आदित्यनाथ सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। एक और चौंकाने वाली खबर है कि मुस्लिम वेशभूषा में 2 युवक पकड़े गए। शुरुआत में माना गया कि ये मुस्लिम है, लेकिन जब उनके नाम सामने आए तो पूरे मामले ने अलग ही मोड़ ले लिया है और हड़कंप मच गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं रायबरेली की। हाल ही में रायबरेली में बजरंग दल से जुड़े कुछ लोग को हिरासत में लिया गया, मारा गया, मेरी पत्नी को गाली दिया गया, तो हमको घसीटते हुए गाड़ी के अंदर लाया गया और थप्पड़ में मारा गया। सलोन टोटली में रात में लाइट बंद किया, ऊपर में रजाई डाली और कम से कम 3-4-5 लोग हमको लात तो मारे। कंबल में कानून को मुकम्मल करने वाली रायबरेली पुलिस से मिली, जो तड़तड़ाती ठंड में लोगों को रजाई के अंदर घुसाकर पीटती है। ये कहानी है यूपी के उस बेलगाम पुलिस की जो ठंडी रातों में लोगों को उठाती है। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। आरोप है कि थाने में लाइट बंद कर बजरंग दल से जुड़े लोगों की पिटाई की गई। इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि खुद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। ठंड के मौसम में जहां एक तरफ तापमान गिरा हुआ है, वहीं यूपी की राजनीति में सियासी पारा लगातार चढ़ता दिख रहा है। जब किसी सरकार का मंत्री ही अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाए तो ये साफ संकेत देता है कि हालात सामान्य नहीं हैं। आखिर कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ, ये समझना अब मुश्किल होता जा रहा है। अब जरा अगली खबर पर नजर डालते हैं। चित्रा त्रिपाठी का एक ट्वीट चर्चा में है, जिसमें उन्होंने लिखा, आखिर कोई कब तक सहे। ये बयान ईरान की एक महिला से जुड़ी घटना के संदर्भ में था, जहां एक महिला ने हिजाब उतार दिया। यहाँ मैं साफ करना चाहता हूँ कि मेरा चैनल किसी भी तरह की ज़बरदस्ती, पाबंदी, आज़ादी के हनन, कानून के उल्लंघन या संविधान के खिलाफ किसी भी कदम का समर्थन नहीं करता है, चाहे मामला किसी भी देश का हो या किसी भी धर्म समाज से जुड़ा हो। सवाल इंसानी आज़ादी और अधिकारों का है, चाहे कोई भी देश हो, चाहे किसी भी देश की सरकार हो या हमारे ही देश की सरकार हो या कोई और भी संगठन, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म या वर्ग से जुड़ा हो। अगर किसी महिला पर किसी तरह की जबरदस्ती थोपी जाती है तो वो गलत है। हाँ, अगर किसी मुस्लिम महिला पर हिजाब जबरन थोपा जा रहा है तो वो एक अलग और गंभीर मुद्दा है। आपने बहुत अच्छी बात लिखी चित्रा त्रिपाठी जी की ईरान की एक महिला ने हिजाब उतार फेंका, लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे ही देश में अपनी मर्जी से हिजाब पहनने वाली बच्चियों का हिजाब खींचा जाता है, तब भी क्या आप उसी तरह खुश होती हैं? तब आपकी आवाजें क्यों नहीं उठती?
यानी समस्या ये नहीं है कि किसी महिला को आज़ादी मिली या नहीं। दरअसल आपकी खुशी इस बात से नहीं जुड़ी कि ईरान की महिला ने हिजाब उतारा, बल्कि आप इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं पर थोपा जाता है, जबकि खुद मुस्लिम महिलाएं सामने आकर बार बार कहती हैं कि वो हिजाब अपनी मर्जी से पहनती हैं। मैं तब भी यही कहता था और आज भी यही कह रहा हूँ, हिजाब कोई अपनी मर्जी से पहने या ना पहने, ये उसका निजी अधिकार है। कोई जय श्री राम का नारा लगाए या न लगाए, वंदे मातरम बोले या न बोले, ये भी उसकी इच्छा होनी चाहिए। यही असली आज़ादी है। लेकिन इतनी चिंता आपको इधर दिखाई नहीं देती। अब जरा ये देखिए, नबीला जमाल ने लिखा, एक महिला सार्वजनिक रूप से अपना बुर्का हटाकर एक ऐसी टी शर्ट दिखाती है जिस पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के खिलाफ संदेश लिखा है। ईरान के कानून के तहत ऐसा करना मौत की सजा तक का कारण बन सकता है, लेकिन प्रदर्शनकारी इस जोखिम को उठाने को तैयार हैं और शासन को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल हर देश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का, आंदोलन करने का अधिकार लोगों को होना चाहिए। अगर ईरान में इस विषय पर कोई कानून है तो महिलाएं उसे बदलने के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो ये सशक्तिकरण का सवाल है। लेकिन जरा याद कीजिए, नीतीश कुमार के एक कदम के दौरान एक महिला का हिजाब खींचा गया था, तो क्या उस महिला ने कभी कहा था कि उस पर हिजाब जबरन थोपा गया था? क्या आप हिजाब खींचने वालों के साथ भी उसी मजबूती से खड़ी हो सकती हैं? चित्रा त्रिपाठी जी, आप खुद सोचिए, आपसे आखिर कैसी उम्मीद की जाए। अब जरा ये भी देख लीजिए कि इस पूरे मामले पर कुछ लोगों ने क्या लिखा है। नकाब इन औरतों के सिर से नहीं बल्कि इंडियन मीडिया के चेहरे से उतर रहा है। ये भी साफ कर देना जरूरी है कि जिस तस्वीर और वीडियो फ्रेम को ईरान का बताया जा रहा है, प्रसारित किया गया है, वो ईरान का नहीं है। वो पेरिस में ईरान के समर्थक में आयोजित एक रैली का वीडियो है और जिस महिला को हिजाब उतारते हुए दिखाया जा रहा है वो ईरान की नागरिक नहीं बल्कि एक फ्रांसीसी एक्टिविस्ट कैमलिन इरोज हैं। उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नियमित रूप से हिजाब पहना ही नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से हिजाब हटाकर ईरान की महिलाओं के समर्थन में ये कदम उठाया था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कुछ लोगों को एक मौका दिख गया। लगा कि इससे बेहतर अवसर क्या होगा, एजेंडा भी सेट कर दिया जाए और कुछ खास वर्ग को खुश भी कर दिया जाए, और इसी चक्कर में ये काम कर दिया गया। लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि सवाल पूछे जाने लगे हैं। चलिए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। देवरिया से खबर है। देवरिया में जिस मजार पर बुलडोजर चला, वहाँ एक हिंदू महिला फूट फूट कर रोती नजर आई। उसने कहा, यहीं की मन्नत से मेरा बेटा हुआ था। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में अब्दुल गानी शाह की मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। इसमें मुझे कोई नई बात नजर नहीं आई। जब हर जगह यही हो रहा है तो यहाँ भी हो गया। जब भी ऐसी कार्रवाई होती है एक तयशुदा पैटर्न नजर आता है। मजारों को निशाना बनाओ, मदरसों को पकड़ो, हिंदू मुसलमान की बहस खड़ी करो और उसी आधार पर पूरा सियासी खेल तैयार कर दो। इसके अलावा इनके पास न तो दिखाने के लिए कुछ है और ना ही बताने के लिए कि असल में इन्होंने किया क्या है। खैर, मैं इन सब खबर पर ज़्यादा नहीं रुकता हूँ। मैं उस पहलू की बात करना चाहता हूँ जहाँ इस पूरे मामले में एक हिंदू महिला सामने आई। उस महिला ने बताया कि उसने उसकी मजार पर दुआ मांगी थी और उसी दुआ के बाद उसे बेटा हुआ था। यही कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। जाते समय उसने मजार कमेटी को दान भी दिया। अब सोचिए उन आंसुओं को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वक्त और क्या हो रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दो युवक शेख की वेशभूषा में गंगा घाटों पर घूमते नजर आए। वे खुद को दुबई का मुस्लिम बता रहे थे। जब पुलिस ने दोनों को पकड़ा और पहचान की तो उनके नाम नवीन और प्रिंस निकले। अब सवाल उठता है, क्या दुबई में रहने वाले लोग भी इसी तरह की पहचान छुपाकर घूमते हैं? फिलहाल दोनों युवक माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने ये एक यूट्यूब पर व्यूज पाने के लिए किया था। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, अगर कोई ऐसे कपड़े पहनकर घूम रहा है तो दिक्कत आखिर है क्या? हाँ, पुलिस ये जरूर कह सकती है कि हम आपको भीड़ या कट्टर संगठनों से बचा नहीं पाएंगे, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से
हिरासत में लेना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि रामजी लाल सुमन के बयान के बाद करनी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने खुलेआम धमकी दी थी। तब पुलिस ने खुद रामजी लाल सुमन से कहा था कि आप घर से बाहर न निकलें क्योंकि ये लोग कानून मानने वाले नहीं हैं। उस वक्त भी पुलिस बेबस और लाचार नजर आई थी। संभव है कि यहाँ भी वही स्थिति हो रही है, सुरक्षा के नाम पर हिरासत। अब एक और तमाशा देखिए। भाई ओनर कौन है दुकान का? भाई ओनर कौन है दुकान का? भाई कल मंगलवार है तो दुकान बंद रखना, ठीक है भाई? ठीक है ना? दोनों दुकान आपके ना? दोनों ठीक है। अब से मंगलवार को दुकान भाई कल लिया मंगलवार पे आप ये खबर दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के जय विहार की है। वहां कथित तौर पर ये फरमान जारी किया गया है कि हर मंगलवार को दुकानें बंद रखनी होगी। ध्यान दीजिए, ये कोई सरकारी आदेश नहीं बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों का फरमान है। अब आते हैं SIR से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक खबर पर। कहा जा रहा है कि SIR की वजह से योगी आदित्यनाथ की सीट पर करीब 13% वोट कट गए हैं। यही वजह थी कि योगी आदित्यनाथ ने खुद इस प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई थी। जानकारी के मुताबिक करीब 4 करोड़ वोटर सूची से बाहर हो गए हैं। खबर यह भी है कि SIR बिहार के पैटर्न पर नहीं हो रहा बल्कि उत्तर प्रदेश में इसके जरिए सियासी समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। गांव से लेकर शहरी सीटों तक इसका असर दिख रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि SIR के जरिए योगी की राजनीतिक कुर्सी पर ही खतरा मंडरा रहा है। अब जाते जाते एक और बड़े मुद्दे पर नजर डालिए। राफेल डील को लेकर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि राफेल डील में अनिल अंबानी की कंपनी को चुनना फ्रांस का फैसला नहीं था, इसके लिए भारत सरकार की ओर से पेशकश की गई थी। फ्रांस के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया था। इसके बावजूद बार बार कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जरा सोचिए, आज देश की बड़ी अर्थव्यवस्था कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के हाथों में सिमटती नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए खबर और एक नए सवालों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।